बजट ट्रांसमिशन में एक दफ़ा खुशामदीद नाजरीन। बात हो रही थी कि बजट कैसा होगा, साल कैसा रहा है। इतला ज़रूर आ रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए रिलीफ आए, मगर कोई बड़े रिलीफ की कोई तवक्को नहीं नज़र आ रही है। जो पिछले साल हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस लगाए और मुसलसल तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लग रहे हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स देता है वो भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। हुकूमत ने जो टैक्स डाइवर्सिफाई करने की बात की थी, हुकूमत ने अपने टैक्स रेवेन्यू ज़रूर बढ़ाए हैं, मगर वो डाइवर्सिफिकेशन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हुकूमत ने दावा किया था। ताज़े दो से स्कीम फ्लॉप होती नजर आई है। ग्रोथ 3.6% टारगेट की थी, 2.7% नजर आई है। एक जो कंसर्निंग की बात है, क्योंकि अभी तो हम देखेंगे शाहजेब बजट में बहुत सारी सिफारिशात तो हमारे सामने आ चुकी हैं कि टैक्स में क्या इजाफा होगा। एक जो सैलरी क्लास के हवाले से भी जफर मसूद साहब के साथ भी बात हो रही थी, तो कहा जा रहा है कि तजवीज़ ये है कि 2.5% कमी होगी तमाम स्लैब्स के लिए, तो उसका फायदा उनको भी होगा जो 50,000 रुपए कमाते हैं महीना, जो लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनको बड़ा रिलीफ देने की बात हो रही थी और कहा गया है कि सब स्लैब्स के लिए ये होगा। एक लेकिन जो पहले ही धचका लग जाएगा अवाम को, और ये खबर ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है कि लेवी, पेट्रोलियम लेवी जो इस वक्त 78 रुपीज पर लीटर है, उसको 100 रुपए करने की सिफारिश है। अब ये ठीक बात है कि आप उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा रहे 18%, लेकिन अगर आप देखें पिछले 3 साल में इसमें खातर का इजाफा हुआ है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें पता था कि जो मैक्सिमम स्लैब था लेवी का वो 30 रुपए था। 2022 तक भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई वो 30 रुपए था। फिर जब पीडीएम हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस वक्त उसको बढ़ाया, 60 रुपए का उसका किया गया। फिर 80 रुपए उसका कहा गया कि ये उसका मैक्सिमम उसका टारगेट होगा, थ्रेशोल्ड होगा। आप उसको 100 रुपए कर रहे हैं, यानी कि ये धचका जो है आवाम को पहले लगेगा। पर लीटर आप 22 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। अब ये वन गो में किया जाएगा या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया जाएगा, ये क्लैरिटी नहीं है। और जाहिर इस वक्त दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो कम है, अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, एक तो फैक्टर ये है। और दूसरा ये कि जाहिर दुनिया में पेट्रोल और डीजल के ऊपर ज्यादा टैक्सेस होते हैं और हुकूमतें, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, बार बार ये मिसाल देते हैं कि जी इंडिया में तेल की कीमत हमसे ज्यादा है, श्रीलंका में हमसे ज्यादा है या बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है। मगर मसला ये कि पिछले 3 साल में इंडिया बांग्लादेश में वो इन्फ्लेशन नहीं थी जो हमारे अवाम ने भुगती है। पिछले 3 साल में उनकी ग्रोथ इतनी कम नहीं थी जो हमारे अवाम ने भुगती है। पिछले 3 साल में वहाँ पर पॉवर्टी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से बढ़ी है। इसलिए हुकूमत को बड़ी ज़रूरत है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके बजाय जहाँ जहाँ इनकम नज़र आती है और उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए, बजाय इसके कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के दोनों के जरिए बोझ बढ़ाए, ब्रॉड बेस करें, डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि ग्रोथ पर हमने काफ़ी बात की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। कल जब स्टार्ट किया था इकोनॉमिक सर्वे की डिस्कशन, तो आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इसको ग्लोबल सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 2 साल में अगर आप देखें, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी 3.5% से ग्रो कर रही थी, फिर 3.3% से ग्रो कर रही थी, अब वो भी आके 2.8% पे आई है। तो कह रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में देखें, लेकिन इसमें फर्क करने की जरूरत है। क्योंकि देखें जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती है ना, वो अगर 1-1.5-2% से भी ग्रो कर रही होती है, दैट्स अ ह्यूज नंबर, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसका जरा मैं ब्रेकअप दे दूं आपको कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, आईएमएफ की प्रोजेक्शन के मुताबिक अप्रैल 2025 में वहां पे ग्रोथ 3.7% है। इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज जिसमें पाकिस्तान फॉल करता है, तो वो 3.7% बेंचमार्क हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है ना कि जो 2.8% का है। क्योंकि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है आईएमएफ के मुताबिक उनकी प्रोजेक्शन 1.4% ग्रोथ की है। तो उसको तो आप साइड में रख दें ना, यूरोपियन ममालिक हो गए, अमेरिका हो गया, इनको आप साइड में रख दें। जो ग्लोबल इकोनॉमीज में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसमें 3.7% की ग्रोथ है, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, 1% ज्यादा है। और जब आप ये कहते हैं कि जी जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर बताया, तो जाहिर है इंडिया की इकोनॉमी हमारे मुकाबले में ज्यादा लिंक्ड है जो ग्लोबल मार्केट से उससे। उन्होंने पिछले साल 8.2% ग्रो किया है, इस साल 6.5% ग्रो किया है। इस साल के 3 माह में उन्होंने भी करंट अकाउंट सरप्लस दिया है उनकी, तो ऐसा उनके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $690 अरब पर पहुंच गए हैं। तो वो भी बैनुल अक़वामी मार्केट से उसी तरीके से लिंक्ड है जिस तरीके से हम 6.5% इंडिया ग्रो करेगा, विच इज लोएस्ट इन लास्ट 4 years। जी, वहां डिबेट हो रही है कि इतनी कम ग्रोथ है, अगर इतना कम हम ग्रो करेंगे तो कैसे एक बड़ी जो टारगेट्स हैं वो अचीव। नॉट इवन ओनली इंडिया, बांग्लादेश जहां पे हमने पॉलिटिकल टर्मोइल देखा है, उनके यहाँ तो आपको पता है एक स्कैंडल ये भी आया है कि उन्होंने भी नंबर्स अपने एक्सपोर्ट्स के बहुत ज्यादा ओवरस्टेट किए हुए थे, रिजर्व्स के ओवरस्टेट किए हुए थे। वहां पे भी ग्रोथ जो है वो 3.8% थी। अब मैं खत्ते की बात कर रहा हूँ, 3.8%, भूटान 7%, ईरान का डिसमल परफॉर्मेंस थी 0.3%, मालदीव्स 4.1%, श्रीलंका का डेटा नहीं है, वियतनाम जिससे हम कंपेयर करते हैं अपने आप को खासतौर पे टेक्सटाइल वगैरह में 5.2%।
10%। तो इन जो रीजनल ममालिक अगर आप देखें तो उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन ममालिक से बेहतर नहीं है, लेकिन उसमें हमने जो फैक्टर्स वो भी डिस्कस किए जो कि IMF हमारी इकॉनमी डिफॉल्ट के करीब थी, IMF प्रोग्राम में थे, तो वो सब्सटेंशियल ग्रोथ पॉसिबल भी नहीं होती। ये बात दुरुस्त है, मगर इस वक्त जाहिर है जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है एक बहुत लंबे अरसे तक वो नेगेटिव रहा, मगर जो हालिया सर्वे आया है उसके मुताबिक जो ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वे किया तो बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई, 16 परसेंटेज पॉइंट्स वो इंप्रूव हुआ है। नाउ इस बिजनेस कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट होता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी में या नहीं? पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो तारीख के कम तरीन लेवल्स पर पहुंचा, 13.8% रहा है। तो क्या इकोनॉमी में उसके करस्पॉन्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बार बार बात कर रहे हैं, वो कंसेक्टिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगा तो सवाल उठेगा। हमारे साथ गौर एजाज साहब मौजूद होंगे, अम्मार हबीब खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अम्मार हबीब, बहुत शुक्रिया। जाहिर है एक जो पर्सपेक्टिव है, उससे पहले भी बात हो रही थी, वो मोहम्मद सुहेल साहब ने कहा कि ये देखिए कि एक ऐसा मरीज था जो बिल्कुल आईसीयू में था, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया है, मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये मरीज चलने कब लगेगा? 3.6% के आप ग्रोथ टारगेट करें, 2.6% अचीव करें, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप लास्ट क्वार्टर में 5.4% ग्रो करें, जो कि मुश्किल नजर आता है। और दूसरा, जाहिर है ये नहीं बात हो रही कि 6% ग्रोथ पे जाएं और $10 अरब से ऊपर का करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट कर दें, मगर बेसिक आपको कुछ ग्रोथ के सिम्टम नजर आते हैं इकोनॉमी में? अमार को भी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सॉरी बीच में हो गया था जी। नहीं, अब देखिए, हाँ जी, ग्रोथ के सिम्टम तो शाज़ेब बहुत सीधी सी बात है कि हमारी जो ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर आप पिछले 10 साल का कॉम्पोजिशन देख रहे हैं जीडीपी का, तो तकरीबन 95% ऑफ जीडीपी इज एसेंशियली कंजम्पशन ओरिएंटेड, और कंजम्पशन में भी जो इंपोर्ट से आती है। तो जितनी भी ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल 15 साल में, वो सारी इंपोर्ट से हो रही है। इंपोर्ट तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास डॉलर होते हैं। डॉलर जब आपके पास नहीं है, डॉलर की कमी है, दिक्कत है, तो उसमें जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ग्रो भी नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में आपने इन्वेस्ट करना है, और वो चीज ऐसी नहीं जो कि आप ओवरनाइट कर सकते हैं। ओवरनाइट इंपोर्ट के थ्रू ग्रोथ जरूर ला सकते हैं, मगर आप एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ग्रोथ ओवरनाइट नहीं ला सकते। तो टाइम लगेगा अगर हमें थोड़ा कोई स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आना है, वरना अगर वही 5-6% इंपोर्ट के थ्रू करनी वो 1 साल के लिए होगी, फिर 3 साल के लिए हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिलसिला है। और गौर एजाज साहब, जाहिर अगर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए एक्सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान ने भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई एक्सपोर्ट्स में, 5-6% की गुड्स एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है। आईटी सेक्टर ने जरूर परफॉर्म किया है। अगले साल के लिए भी हम 35-36 अरब डॉलर के जो भी नंबर आ रहे हैं टारगेट कर रहे हैं, 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, 4.2% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ओवरसीज चैम्बर का सर्वे जरूर है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत अरसे बाद पॉजिटिव जरूर हुआ है, मगर हम जब इन्वेस्टमेंट जीडीपी देखते हैं पाकिस्तान का, वो हिस्टोरिक लोज पर है। कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं आपको कि हम ग्रोथ की तरफ जाए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाए, ताकि बूम बस्ट साइकिल की तरफ जाए? शाज़ेब, आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और उस पॉजिटिव सेंटिमेंट को अब मैं ये बिलीव करता हूं कि हमें उसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ उसको इनकैश करना है। अब जो अमार बात कर रहे थे कि हम हमेशा ग्रोथ ले लेते हैं इंपोर्ट के थ्रू, और हमारा इंपोर्ट का बिल सबसे आसान होता है कि जनाब हम इंटरेस्ट रेट तोड़ते हैं और अपनी कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर्स मंगा लेते हैं, चाहे वो गाड़ियां मंगा लेते हैं, चाहे हम लग्जरी आइटम मंगा लेते हैं। वो किताब में तो नजर आता है कि जनाब ग्रोथ हो गई, बट वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं होती। आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं लग्जरी आइटम्स की या उन आइटम्स की जो कि इम्पोर्टेड आइटम्स। असल ग्रोथ वो है कि आप पैसे कमाएं पूरी। बिल्कुल, मैं तो इकोनॉमी को बड़े आसान अल्फाज में समझाना चाहूँगा। हमारी मेरी बात को अगर कंफर्म करेंगे तो भाई आप पैसे कमाएंगे, उन पैसे कमा के उनको खर्चेंगे, ठीक है, तो आप जो है वो तरक्की करेंगे ना। आप कर्जा लेके आप जो है वो पैसा उसको खर्चते हैं, उसको तरक्की कहना नहीं कहते, उससे तो कर्ज आ जाता है आपके सर पे। और यही हमारे पास जब हमने 2018 में देखा ग्रोथ आई, और साथ ही आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर खड़ा हुआ था। यही काम 2022 में हुआ, हमने ग्रोथ तो देखी 6% की, लेकिन क्या आया 20 बिलियन डॉलर का, उस साल भी करंट अकाउंट डेफिसिट आया, कर्जे में बढ़ गया। अब असल मुल्कों की तरक्की, कौमों की तरक्की तब होती है जब वो पैसे कमाती हैं, और कमाए जाते हैं एक्सपोर्ट से,
कमाए जाते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स की जो है आपकी यहाँ पे रेमिटेंस आ रही है, उससे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा, आप पैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट आए। 3 सोर्सेज हैं आपके पास पैसे आने के। अब हमारे पास, मैं ये समझ रहा हूँ कि तीनों चीजें जो मैंने कहा फील गुड फैक्टर है। मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट, हमें कंपेटिटिव होना है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुनिया में हमारी प्रोडक्ट्स आज भी हम क्या 32.5 बिलियन डॉलर्स क्लोज करेंगे, हम कह रहे हैं 6% की ग्रोथ हम इस साल लेके आएंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ एक टारगेट बना के बोले कि हमने 10% की ग्रोथ करनी है, तो 10% अगर आप 5 साल कंटिन्यूसली ग्रोथ कर जाएंगे तो 50 बिलियन डॉलर पे खड़े होंगे 50 आप 5 साल के बाद। लेकिन जब आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो 2013 में आपकी एक्सपोर्ट 25 बिलियन डॉलर थी और आज 2025 में भी आप 33 क्लोज कर रहे हैं। तो आप बोलते तो हैं कि 10% ग्रोथ क्यों करें, बट अगर आपने 10% ग्रोथ भी 2013 से आज तक की होती तो आज आप 60 बिलियन डॉलर पे खड़े होते, बट आप कहाँ खड़े हैं 33 पे। तो मैं कहता हूँ कि हम कंसिस्टेंट काम करें। कंसिस्टेंट काम क्या है कि देखें कि कंपेटिटिव कैसे रहना है दुनिया में। कंपेटिटिव कैसे रहना है, 3 चीजें हैं कंपेटिटिव रहने पे। एक चीज है एनर्जी, दूसरी चीज है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तीसरी चीज है आपके पैसे की अवेलेबिलिटी टू दी एक्सपोर्टर्स एंड द इंडस्ट्री। अब हमने 3 चीजों में से आप बताएं कि क्या हमने 10 साल में किसी चीज पे भी काम किया? हमने ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया, ना हमने जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू इंडस्ट्री के लिए काम किया, ना हमने जो है वो कंसिस्टेंटली एनर्जी को मैं बोलता रहता हूँ 9 सेंट हम 9 सेंट लाते हैं और उसके बाद उठा के 9 सेंट को दोबारा 14 कर देते हैं। फिर हम लड़ते हैं, फिर 9 सेंट लाते हैं, फिर हम 14 कर देते हैं। तो मैं जो कहता हूँ बूम एंड बस्ट साइकिल्स खाली जो है वो हमारी इंपोर्ट पॉलिसीज के अंदर या हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज के अंदर नहीं है, हमारी थिंकिंग में। हमें अपनी थिंकिंग को आज इस लेवल पे लेके जाना है कि 5 साल की क्या पॉलिसी बना के देंगे हम। अच्छा, इस पे गौर साहब, क्योंकि आप एक अरसे से ये बात करते रहे कि अगर इंडस्ट्री ने कंपेटिटिव रहना है तो 9 सेंट पे हमें बिजली दी जाए। इस वक्त 14-15 सेंट है। अब जरा बताइएगा, क्योंकि IMF तो ये अलाउ नहीं करता कि आप क्रॉस सब्सिडी दें, वो चाहते हैं इक्विटेबल सबके लिए टैरिफ हो। दूसरा, वो कहते हैं कि हुकूमत भी जो है वो सिर्फ जो हाउस होल्ड है जिसमें सबसे गरीब तबका है उसको आप सब्सिडी दें, इंडस्ट्री को ना दें। तो फिर के ये आपको 14-15 सेंट से 9 सेंट पे जाती हुई नजर तो नहीं आ रही होगी। अभी आपको ने सुना था ये जो सारा बिटकॉइन माइनिंग का मामला था जिसमें कहा था ब्लॉकचेन लाएं, उस पे भी हमने जब प्रोग्राम किया तो पता चला कि दुनिया भर में 3-4 सेंट का रेट है, पाकिस्तान में 15 सेंट तो इंडस्ट्री को मिल रही है। तो कैसे कंपेटिटिव बनाए फिर इसको IMF प्रोग्राम में रहते हुए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने पिछले साल आपने भी 3 प्रोग्राम्स किए उस पर कि हमने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट्स को चेंज करें और कैपेसिटी पेमेंट हमारे हाथ में कि किस बात की कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत सारा काम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने 1 साल में गवर्नमेंट में किया। मेरी से कोई बात नहीं मानता था और आज आप देख लें कि उसका इम्पैक्ट है कि आज के दिन जो मेरा पिछले महीने का बिल आया है वो 29 रुपए 67 पैसे का है। पिछले साल इसी वक्त मेरा 45 रुपए 16 पैसे का आया था। तो 15 रुपए उस कैपेसिटी पेमेंट्स में, और जो हमने जंग लड़ी कि एनर्जी के लिए कि हमें बगैर सब्सिडीज की चाहिए, तो 15 रुपए यूनिट कम इंडस्ट्री का बिल आया है पिछले साल जून और इस साल जून में, आज के सेम डेट में। नाउ जो मेरा पॉइंट है कि 29 रुपए 16 पे हम पहुंच गए। हमारे को दुनिया से कम्पीट करने के लिए 25 रुपए का रेट चाहिए। ये तो मैंने उसके लिए क्या कहा है कि हम इंडस्ट्री भी काम कर रही है, हमने 20% सोलर लगा दिया और हम जो है सोलर का अगर से 5 मेगावाट की इंडस्ट्री कंजम्पशन है, 5 मेगावाट का उसने सोलर लगा लिया तो उसको 20% एनर्जी मिलती है एवरेज उससे, तो 20% का टैरिफ उसका वहां से टूट गया। मैं आज कह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, कह रहा हूँ कि 29 रुपए 16 पैसे का टैरिफ हमारी इस जंग के बाद आज इंडस्ट्री को इस महीने का बिल, केई का भी बिल मैंने चेक कराया तो 29 रुपए कुछ पैसे का है इस महीने का। आप कह रहे हैं कि तकरीबन 16 रुपए की कमी आई है पिछले साल और इस साल जो इंडस्ट्री का बिल है उसमें। इस साल सेम मंथ टू सेम मंथ, पिछले साल जो मई का बिल है और सेम मंथ इस साल का। यूनिट उतने ही इस्तेमाल हुए थे या यूनिट कम इस्तेमाल किए? खत्म नहीं, सेम यूनिट इस्तेमाल, सेम चीजें, हर चीज सेम स्टैंडर्ड में। आपसे बिल शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे। नाउ क्या चेंज क्या आई है? 240 अरब रुपए की सब्सिडी इंडस्ट्री से दूसरे कंज्यूमर को दी जा रही थी। सही। उस 240 अरब रुपए में से 180 अरब रुपए उन्होंने उस जो इंडस्ट्री से सब्सिडी दे रहे थे दूसरे कंज्यूमर्स को, वो उन्होंने उसको चेंज किया है टैरिफ में। तो उसका पहला बिल आया 35 रुपए 16 पैसे उसकी वजह से।
उसके बाद जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो इन्होंने जो है वो चेंज की, और उसके बाद जो फ्यूल के ऊपर काम किया कि जो महंगे वाले प्लांट्स थे उनको चलाया नहीं, उसके बाद कुछ प्लांट्स टर्मिनेट किए, उन सारों का जो इम्पैक्ट है इस वक्त, उसका इम्पैक्ट 5 रुपए यूनिट अच्छा, गौर साहब मैं आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करूंगा, इस पर हम वापस आते हैं। इस वक्त अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने, वफाकीना ने मंजूरी दे दी है बजट की, मजीद क्या तफसीलात हैं अयाज अकबर? रात बिल्कुल अहम खबर है। वफाकी काबीना का इजलास काफी देर से जारी था, जिसमें वफाकी बजट की जो तजावीज थी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना दे दी है। उस खबर के ऊपर जिस वक्त सबकी नजरें थी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो 6% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी जो है वो दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। पहले ये 10% की तजवीज ज़ेर गौर थी, लेकिन बाद में पहले हमने ही इस चीज को ब्रेक किया कि 6% करने के हवाले से भी गौर हो रहा है। ये फिर तमाम मामला वफाकी काबीना में गया। वफाकी काबीना में इस पे काफी बहस हुई। कुछ वफाकी वज़रा चाहते थे कि 10% या इससे ज्यादा हो, लेकिन फिर मुश्तरका तौर पर जिस वक्त हालात हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालत जंग के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त गुजरा है, ये चीजें भी ज़ेर हो रही हैं, तो इकॉनमी पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। इसलिए 6% जो है इस पर इत्तेफाक हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, और 7% जो है वो पेंशन में, जो कि रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन में इजाफे के हवाले से जो तजवीज थी इसको मंजूर करने के बाद इसको वफाकी काबीना ने अब मंजूर कर लिया है। अब ये तमाम चीजें मंजूर हो चुकी हैं, ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वफाकी बजट 2025-26 की मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है, और ये तमाम मामला पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, जहाँ पर वजीर खजाना और जो मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर बजट स्पीच जो है उसका आगाज करेंगे, और तमाम जितने भी बजट तजावीज हैं उसको पार्लियामेंट के सामने टेबल किया जाएगा। जो अहम खबर थी वो हमने आज ब्रेक कर दी। जो 6% जो है वो तनख्वाहों में, 7% जो है वो पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज अकबर हमारे साथ थे, बता रहे थे कि वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात की मंजूरी दे दी है। अब कौमी असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। जो अहम खबर है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 6% इजाफा होगा, जबकि पेंशन में 7% का इजाफा है, विच इज इन लाइन विद इन्फ्लेशन जो इस साल रही है। क्योंकि पिछले साल मुझे याद है शाहजेब कि जब बजट डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया था, जो पूरी तकरीर होती है उसमें ये जो कॉलम है, ये खाना जो है वो खाली रखा गया था, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये डिबेट हो रही थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सब्सटेंशियल इजाफा था 15 से 20% का, जो कि हम बता रहे थे कि इस इकोनॉमी में जब आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, खासतौर पे करंट एक्सपेंडिचर्स को, उसमें एक बहुत बड़ा ये जंप था। लेकिन यही उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही थी कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इतना इजाफा बनता था। तो इस दफा 6 से 7% है, विच इज इन लाइन विद द इन्फ्लेशन नंबर्स। और हम देखते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको क्या रिलीफ मिलता है। जैसे ही नंबर्स और कोई डॉक्यूमेंट की तफसीलात हमारे सामने आएंगी, हम जरूर आपके सामने रखेंगे। अमार, बात जाहिर है इकोनॉमी के आगे बढ़ने की हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डेवलपिंग इकोनॉमीज आगे बढ़ती हैं, उसका नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। SIFC से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की गई, वो उसमें कोई FDI के नंबर्स उस तरीके से नहीं आए। फिर था कि UAE ने पिछले साल मई की खबर थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई $10 अरब पाकिस्तान के लिए फिक्स कर दिए हैं, वहाँ से कुछ नहीं आया, प्राइवेटाइजेशन हमसे नहीं हुई। तो आपको लगता है कि अब जो लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है खुद विद इन पाकिस्तान, उसमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नजर आए कि हम ग्रोथ की और एक्सपोर्ट की तरफ जाएं? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नजर आते हैं FDI पाकिस्तान में आ रही हो, ऐसी स्टेबिलिटी आ गई हो? देखें, FDI पाकिस्तान में तब आएगी जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर करेगा। जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो FDI क्यों आएगी? आई थिंक ये सवाल हमें करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सीधी सी एक बात होती है कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाएं, कोई भी फॉर्मली काम करने जाएं, उस पर जो आपको 29% तकरीबन उस पर टैक्स लगेगा, डिविडेंड टैक्स उस पर अलग होता है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस है, इफेक्टिव टैक्स आपका 40% से ऊपर चला जाता है। तो जब 40% से ऊपर आप मुनाफा जो भी होगा रिस्क लेके जो मुनाफा है वो आप हुकूमत को दे दोगे, तो आपको ये काम क्यों करेगा? आप वो काम ढूंढोगे जिसमें आपको टैक्स कम देना पड़े, जिसका नेट रिटर्न जो है आपका आफ्टर टैक्स रिटर्न वो ज्यादा। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में कोई लोकल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? फॉरेन इन्वेस्टर से वही आएगा जिसको आप कोई बहुत ही ज्यादा कोई रियायत देंगे, बहुत ही कोई ज्यादा कोई उसको रिटर्न देंगे, जैसे IPPC केस में हमने देखा, उसमें भी आगे फिर मसला हो जाता है। तो जब तक FDI को छोड़े हमें ये करना चाहिए, लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर कब आएगा? जब वो आएगा तब जाके फॉरेन इन्वेस्टर उसको फॉलो करके आएगा। डोमेस्टिक से पहले फॉरेन नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी दुनिया में। राइट। अच्छा, मुझे गौर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
अच्छा, हमारे साथ नहीं है क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की भी हम बात कर रहे थे कि उस पर कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 9 मंथ्स में जो ग्रोथ है वो 46% की हुई है। लेकिन फिर इस साल हम सुन रहे हैं कि बजट में ये तजावीज़ हैं कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जिसमें अभी आप 3 साल पुरानी इंपोर्टेड कार्स इंपोर्ट कर सकते हैं, वो लिमिट बढ़ा के 5 साल की जाए। यानी कि जो इंपोर्ट अगर आप 5 साल पुरानी गाड़ी करेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। तो फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है जो इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जो पॉलिसी थी 2015-16 साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब होते हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि जो 3-4 ब्रांड्स है उसके अलावा भी बहुत सारी जो है चाइनीज ब्रांड्स पाकिस्तान में आए, तो अब वो भी इस पर शिकवा कर रहे हैं कि एक पॉलिसी हमें दी गई थी लेकिन अब आप दोबारा रिवर्ट बैक कर रहे हैं कि 3 साल नहीं 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवाएं, जबकि ये सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ये कहा गया कि IMF की तरफ से कहा गया, IMF को क्या इस बात में इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में 3 साल पुरानी गाड़ी अगर अभी तक अलाउड है तो 5 साल पुरानी गाड़ी अलाउ की जाए, जबकि वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान में 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स थे और पाकिस्तान में वैरायटी नहीं आती थी। अब चाइनीज बहुत सारी कंपनीज आई हैं, कोरियन कंपनीज आई हैं, लोगों के पास वैरायटी है और वो सिर्फ शोरूम्स में नहीं नजर आती हैं, सड़कों पर नजर आती हैं। पाकिस्तान में जो था कि गाड़ियां इन 3 कंपनियों की एक कैश की तरह जब चाहो बिक जाती हैं, अब तो दीगर कंपनीज की गाड़ियां भी खरीदी जाती है जब ये पॉलिसी तब्दीली आ रही है। एग्जैक्टली, तो इसकी मंतक क्या है? और ऑब्वियसली IMF इस वजह से तो नहीं कह रहा होगा कि अगर आप पुरानी गाड़ी में इंपोर्ट करने की इजाजत देंगे तो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी, वो प्राइसेस नीचे करेंगे। ऑब्वियसली वो इस हद तक तो नहीं देखते चीजों को। तो ये इस तरह की एनॉमलीज हैं, जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसीज में नजर आई है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे बजट स्पेशल ट्रांसमिशन। अब से कुछ देर बाद माली साल 2025-2026 का बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। ब्रेक में जाने से पहले आपको यह खबर दी थी हमने कि वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है और उसमें 6% इजाफा किया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में, जबकि उनकी पेंशन में 7% का इजाफा किया गया है। जबकि पिछले साल जो ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 25% का इजाफा किया गया था और जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया था। और पिछले साल क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जो है वो हायर साइड पे था, इस साल इन्फ्लेशन जो है वो बिटवीन 5 to 7% रहेगा, तो उस हिसाब से जो इजाफा है वो इन लाइन विद इन्फ्लेशन नंबर्स ही है। हमारे साथ प्रोग्राम में गौहर एजाज साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अमार हबीब खान है और इसके अलावा मोहम्मद सोहेल साहब ने भी दोबारा में ज्वाइन कर लिया है। गौहर एजाज साहब, 2 सवाल है आपसे। एक तो अभी हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, अब इस साल LSM की डिसमल परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्शन है और ग्रोथ नहीं देखी जा रही, लेकिन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें एक लो बेस इफेक्ट की वजह से हमने 46% का इजाफा देखा है। लेकिन फिर ये डिबेट चल रही है कि नहीं पुरानी गाड़ियां भी इंपोर्ट करने की इजाजत हो, यानी कि जो 3 साल की लिमिट थी उसमें 5 साल कर दे। क्या इसकी लॉजिक नजर आती है? दूसरा, आपने बड़ी लॉबिंग की थी इसके लिए, बड़ा आपने मेहनत की कि जो पावर सेक्टर में कैपेसिटी पेमेंट का इशू है उसको उजागर करके इसको कम किया जाए ताकि बिजली की टैरिफ में कमी हो। तो इस तरह का रोल प्ले करें ना आप एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, वहां पे आपको पता है कि टैक्स ना होने के बराबर कलेक्ट होता है इनकम टैक्स। इस साल कहा तो है चारों सूबों को कि आप कानून बनाए, कानून बन गए, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह इतना मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रिटेल होलसेल सेक्टर का है, वहां से टैक्स नहीं इकट्ठा होता। तो इस एंड पे भी अब आपको लगता है कि बात करने की जरूरत है? तभी हम जब बात करते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड या एक डाइवर्सिफाइड टैक्स कलेक्शन होगा और उसी सूरत में हम टैक्स टू जीडीपी बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल शहजाद, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये देखिए, हम सब ने इकट्ठे होके एक बहुत बड़ा मीनेस था हमारी कौम के ऊपर IPPs का, जो 10 साल से चल रहा था। हमने कैपेसिटी पेमेंट लड़ी और पूरी कौम ने वो केस जो है अवाम के लिए जीता। और मैं आप दोनों को सलाम करता हूँ, शाहजेब, शहजाद, आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें। मैं अब ये समझता हूँ कि देखें, हमारे मुल्क को आगे जाना है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया 10 मई को, वो हम सबको पता है कि एक हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को, पाकिस्तानी कुछ शनाख्त को एक दोबारा से एक इज्जत दी हमारी अफवाज पाकिस्तान, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ, पाकिस्तानियों का सर बुलंद हुआ। अब असल इशू है आज के दिन जो जंग है वो है इकोनॉमिक वॉरफेयर। और इकोनॉमिक वॉरफेयर क्या है कि हम सब मिल के अपने मुल्क का टैक्स अदा करें। हमारा टैक्स टू GDP, हम सारे ये कहते हैं कि हमारी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, उन सब से हम लोएस्ट ब्रैकेट में हैं टैक्स। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि हमारे सारे सेक्टर्स टैक्स देते ही नहीं है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर को इस साल हम 58% ऑफ द इकोनॉमी कह रहे हैं, लेकिन जब उसका टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो आपके नंबर सामने आ जाएंगे, तो शायद 10% से भी नीचे है।
तो सर्विसेज सेक्टर जो 58% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा हो और टैक्स में कंट्रीब्यूशन 10% से नीचे हो, तो ये हम सब के लिए परेशानी का जो है वो बायस है, सेम एज एग्रीकल्चर। लेकिन अब इन बातों को थोड़ी सी डिटेल में भी देखने की जरूरत है, बिकॉज वी नीड टू टेक अ डीप डाइव। कि हम खाली जो है एतराज कर लें तो वो एतराज भी नहीं बनता, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ बार बार, जो ऑल्दो मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडस्ट्री शायद हमारी इकोनॉमी का 25% भी नहीं है, लेकिन वो टैक्स कंट्रीब्यूट करती है 60%। हमारे साथ आप नजर, आपने सुना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे, आपने उनका खिताब सुना। वफाकी बजट अब से थोड़ी देर में पेश किया जाएगा और इस वक्त हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। मोहम्मद सैयद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर है आप इस बात से बहुत मुतमईन हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आया है, आप इस बात से मुतमईन है कि हम बूम बस्ट के साइकिल में नहीं गए हैं और आपका कंसर्न है कि ना ही जाएं तो बेहतर है। बट जो रिफॉर्म्स चाहिए इस इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, चाहे वो टैक्स की मद में हो, दीगर मामला की मद में हो, क्योंकि इंडस्ट्री कह रही है बहुत टैक्सेस लगा दिए हैं, तनख्वाहदार तबका कह रहा है बहुत टैक्सेस लगा दिए, डाइवर्सिफाई नहीं किया। आपके ख्याल में वहां एफर्ट हुकूमत ने उतनी की जितनी उसको करनी चाहिए थी? थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। देखिए, ये रिफॉर्म का जो वर्ड है ये बड़ा अनडिफाइंड है। आपके पिछले सेशन में जफर मसूद साहब भी कह रहे थे कि रिफॉर्म से क्या मुराद है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहते हैं मैंने बड़े रिफॉर्म्स कर दिए, फिर आप हुकूमत से चले जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो वही साहब टीवी पे कहते हैं कि कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो मुझे नहीं पता कि रिफॉर्म्स की क्या डेफिनेशन है, बट मैं एज एन एनालिस्ट ये कह सकता हूँ कि 2-3 साल में कुछ रिफॉर्म्स जरूर हुए हैं, कुछ रिफॉर्म्स जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और कहीं कहीं हमें सुस्त रवि नजर आ रही है। जैसे मैं 8-10 साल पहले लोग कहते थे यार ये कैसा मुल्क है, यहाँ पे अमीर पे टैक्स ही नहीं लगता। अब देखें जो सुपर टैक्स लगा है वो अमीरों पर ही लगा है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो अमीरों पर ज्यादा है, मिडिल क्लास पर भी है, बिल्कुल वजह है। इसी तरह लोग कहते थे यार ये फर्टिलाइजर सेक्टर जब से पाकिस्तान बना है ये टैक्स ही नहीं देता, तो फर्टिलाइजर पे भी टैक्स लग गया। फिर लोग कह रहे थे यार ये एक्सपोर्ट्स की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये जो है लोन भी ले लेती है स्टेट बैंक से सस्ता, बिजली भी सस्ती ले लेती है, हर चीज सस्ती ले लेती है, उनके लिए बिजली भी महंगी कर दी गई और कॉर्पोरेट टैक्स भी पिछले साल लग गया। इसी तरह बहुत सारी और भी चीजें हुई, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अब हम इस मकाम पर हैं कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए पॉलिटिकल विल्स है, ठीक है, वो हालात सही नहीं है, पहला राउंड नाकाम हो गया है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रफ्तार जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है 7-8 साल की 2017 से ऑनवर्ड, उसके मुकाबले में पिछले 2 साल में बेहतर रही है। केयरटेकर हुकूमत और ये जो नई हुकूमत आई है उन्होंने, ठीक है, IMF के डंडे के अंडर या IMF की इंस्ट्रक्शन के अंडर कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ रिफॉर्म्स जो हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए और कुछ रिफॉर्म्स की प्रोग्रेस स्लो है। और आपने बिल्कुल इब्तिदाई में सही कहा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि हम 3-4%, 4.5% की ग्रोथ से एक इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री हो जाए। इकोनॉमिक स्टेबल से मुराद है कि मेरा डेट टू GDP 60% से कम हो जाए, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहे, फिस्कल डेफिसिट 5% से कम हो जाए और रिजर्व जो है कम से कम $20-25 बिलियन हो जाए। तो उस मकाम पर जाके हमें 6% या 5% की ग्रोथ का। साहब, एक सवाल जो आपसे भी हो और फिर अम्मार साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा। अगर हमने 14% टैक्स टू GDP पे पहुंचना है ओवर द कमिंग ईयर्स, ये कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि जो पिछले साल हमने देखा 700-800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए, जो ऑलरेडी टैक्स पेड थे उनके रेट में इजाफा किया गया, लेकिन फिर भी जो 11 मंथ्स के नंबर आए उसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन शॉर्टेज है एज कंपेयर टू द टारगेट। तो ये कैसे अचीव करेंगे? 14% क्या करने की जरूरत है इस पे? देखें शहजाद भाई, 2 साल पहले हम 9,000 अरब रेवेन्यू था, अब हमारा 18,000 के करीब हम पहुंच गए, ठीक है। तो और हम 2 साल पहले 18,000 रुपए के खर्चे थे जो अभी 24,000 अरब हो गए, यानी रेवेन्यू हमने 100% बढ़ाया है और जो हमने खर्चे हैं वो 50% बढ़ा है। तो अगर 2 साल की हिस्ट्री देखें तो आपका सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है कि जो 2 साल में जिसने टैक्स का डबल कर लिया तो अगले 2 साल में 11% से 14% कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जिसमें लेवी भी है, स्टेट बैंक का प्रॉफिट भी है, जो IMF का टारगेट है वो टैक्स टू GDP का है, यानी कि जो FBR कलेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं 2020 से पहले जो PDL था यार वो टैक्स ही है ना। PDL जो हमने इसलिए PDL उसका नाम दिया है कि सुबह को उसका शेयर ना जाए। PDL इज अ सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल।
तो 12,000 अरब रुपए आप एफबीआर आपको देगा, 1,000 अरब रुपए आपका पीडीएल है और कुछ और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी होता है। तो हमें उसको जमा करना चाहिए और आईएमएफ भी वो जमा ही करता है। हाँ, स्टेट बैंक का एक प्रॉफिट है जो वन टाइमर है, उसको आप हटा दें, जिसको मैं कहूंगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वो पिछले साल बहुत ज्यादा था इंटरेस्ट रेट की वजह से, अभी कम हो जाएगा, मगर अगर हम वो हटा भी दें तो भी पिछले 2 साल में बहुत ग्रोथ देखी है और उसको देखते हुए मेरे ख्याल में 14% मुश्किल जरूर है मगर इम्पॉसिबल नहीं। अब आप पूछ रहे हैं ये कैसे पूरा होगा, वो इस तरह पूरा होगा कि कल ही इकोनॉमिक सर्वे में 6,000 अरब रुपए की तो छूट दी जा रही है। अगर उसका हम पार्शियली भी अगले 2-3 साल में 500 अरब 400 अरब रुपए की वो छूट खत्म कर दें तो वो अचीव हो सकता है। दूसरी जानिब जो हमने देखा है, जो डिजिटाइजेशन है, अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल किया हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, आपके कितने म्यूचुअल फंड है, आपने कितना क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग की है। तो बहुत सारी इनकम जो है वो डिजिटाइजेशन की वजह से सिस्टम में आ गई है। और अगर आपका टैक्स बनता है, क्योंकि आपने पैसे रखे हुए हैं बैंक में, वो बनता है 10 लाख रुपए, तो जब तक आप वो टैक्स नहीं देंगे आप फाइलर नहीं बनेंगे। तो मेरे हिसाब से फोकस आपके सवाल का जवाब के लिए, एक तो एग्जेम्पशन खत्म की जाए, नॉन फाइलर को, नॉन कंप्लायंस को ज्यादा टैक्स किया जाए और डिजिटाइजेशन के थ्रू ना सिर्फ इनकम आपके टैक्स रिटर्न में आए, आपके टैक्स रिटर्न में खर्चे भी आने चाहिए। आज अगर एक बंदा है जिसका क्रेडिट कार्ड पे या बिजली के बिल और मोटर व्हीकल बिल का खर्चा 15 लाख रुपए सालाना है और अगर वो 10 लाख रुपए की इनकम बता रहा है तो वो टैक्स फाइल जब करने जाए तो उसको ये जस्टिफाई इलेक्ट्रॉनिकली करना जरूरी है। क्योंकि ये हम जो कहते हैं कि होलसेलर, रिटेलर, स्कूल्स, वो अपना सर्विस सेक्टर में टैक्स नहीं देते, मगर अगर उनको टैक्स का जब रिटर्न जाता है तो आपको पता है 1 साल तक वो एफबीआर में वो लेटर घूमता है, फिर उसकी ट्राइब्यूनल में जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और फिर हुकूमत और एफबीआर के लोग चेंज हो जाते हैं। तो मेरा फोकस है जो टैक्स की छूट है वो खत्म की जाए, नॉन फाइलर, नॉन कंप्लायंट पे टैक्स बढ़ाया जाए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीजों को डिजिटाइज किया जाए। क्योंकि एफबीआर के कमिश्नर और टैक्स मैन से कांटेक्ट का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। सही। अमर साहब, अगर क्विकली आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहे बिफोर वी गो टू द ब्रेक। नहीं, बिल्कुल सही है, सोहेल भाई की बात से मैं फुली कंकर करूंगा। और यही सारी चीजें जो करना है बेसिकली, देखें बात ये है कि टैक्स जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उन लोगों से जो कि ऑलरेडी पेयर है उनसे हो गए। आप एक्सपेंडिचर वाला रूट, जैसे जो सोहेल भाई ने बोला, दैट इज द वे फॉरवर्ड। वो किस तरह लेके चलना, उसी तरह एक्सपैंड हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग है उसमें और पेनिट्रेशन करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। राइट। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, 5 बजे की न्यूज हेडलाइंस के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस।